नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे रीट 2016 का जो एग्ज़ाम पेपर है उसको फुल्ली सॉल्व करेंगे और आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, जिससे कि क्या है आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सहायता मिलेगी और आपको एक तरीका पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या है कि यदि हम इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो इन्हीं प्रश्नों को क्या अदल बदल के या फिर इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षणिक उद्देश्य। मूल्यांकन के द्वारा क्या पता लगाया जाता है कि जिस उद्देश्य से हमने शिक्षण प्रक्रिया शुरू की थी उसको हमने प्राप्त किया है कि नहीं है। दूसरा क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का पता लगाना कि हम किस हद तक किन चीज़ों को बच्चों तक या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। और अधिगम का अनुभव कैसा रहा, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, किन विषयों में बच्चों की रुचि है, कौन कौन से तरीके से बच्चों को अधिक समझ में आता है। लेकिन क्या है, जो शिक्षण अनुभव है उसमें वो क्या है, मूल्यांकन के अधीन नहीं आता। मूल्यांकन त्रिकोण क्या क्या हैं? शिक्षण प्रक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षण प्रक्रिया और क्या फिर क्या उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो क्रिएटिविटी रिसर्च होती है उसके जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान जब मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। उसमें क्या है कि जो अनुसंधान करता है वही क्या है, उपभोक्ता भी होता है। ये परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बार बार कह के समझाया था कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें वो क्या, वही उपभोक्ता होता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता कौन हो सकता है? और एक बात आपको विशेष तौर पर ये याद रखनी है कि क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता कभी भी विद्यार्थी नहीं हो सकता। क्रियात्मक अनुसंधान कौन हो सकता है? या तो क्लास का अध्यापक हो सकता है, या फिर किसी स्कूल का हेडमास्टर होता है, या फिर मैनेजर प्रबंधक हो सकता है। क्योंकि कक्षा की समस्याओं के छात्रों के विषय में अनुसंधान कौन करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान टीचर क्लास अन्य से रिलेटेड कोई समस्या है तो क्या करेगा? हेडमास्टर। यदि स्कूल से रिलेटेड कोई सुख सुविधाओं या फिर अध्ययन सामग्री से संबंधित कोई भी समस्या है तो क्या है, उसका प्रबंधक क्रियात्मक अनुसंधान करेगा। और उसमें क्या है कि समस्याओं का जो हल है वो क्या है, शीघ्रता से किया जाता है। एक और व्याख्या पढ़ते हैं, इसके द्वारा भी आपको समझ में आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं और विद्यालय की समस्याओं में सुधार से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है कि यदि किसी कक्षा में कोई बच्चा है वो किसी अध्यापक से उल्टा सीधा बोलता है और उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो अध्यापक क्या है कि पहले अपने स्तर पर उस समस्या को दूर करने की कोशिश करेगा, फिर क्या है कि स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल को बताएगा। तो क्या है, उस समस्या का वैज्ञानिक तरीके से हल ढूंढा जाएगा कि ना तो बच्चे को कोई हानि हो, ना ही अध्यापक को कोई हानि हो, ना कि बच्चे को डंडे से या फिर किसी प्रकार की हानि पहुंचा के उस समस्या का सॉल्व किया जाए, या फिर स्कूल से क्या है कि उसका नाम काट दिया जाए। तो ये क्या है, ये अवैज्ञानिक तरीके हैं। क्या है कि वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बिंदु निम्न हैं। क्रियात्मक अनुसंधान समस्या का पता करके उनकी उन्नति करता है।
यह विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। यदि समस्याएं दूर होंगी तो कार्यप्रणाली में सुधार हो ही जाएगा। यह विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल देता है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से उत्पन्न होने वाली नवीन समस्याओं का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। यह शिक्षकों में पारस्परिक सहयोग, प्रेम व सद्भावना का विकास करता है। यह विद्यालय के यांत्रिक वातावरण को समाप्त करता है। अगला प्रश्न आता है, जो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे हैं? आरटीई जो 2009 में आया था, राइट टू एजुकेशन, उसमें क्या है कि शिक्षक के लिए कितने घंटे? 45 घंटे निर्धारित किए गए थे। एक सप्ताह में एक शिक्षक को क्या 45 घंटे पढ़ाना होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु भारत सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि उस समय क्या जम्मू कश्मीर क्या था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर क्या संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। इसके द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों, अभिभावकों व शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए। इस कानून में एक शिक्षक हेतु 45 घंटे निर्धारित किए गए थे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर। जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करने हेतु प्रोफेसर यशपाल थे, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति एवं राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। शिक्षा बिना बोझ के, ये उसके क्या है मेन पॉइंट्स थे, और उसकी थीम भी क्या थी कि शिक्षा बिना बोझ के। किस प्रकार से हम जो बच्चों का जो बैग है, जो बस्ता है उनका, उसके वजन को कम कर सकते हैं। और वजन से ही वहाँ तात्पर्य नहीं था, और भी जो बच्चों पर जो मानसिक दबाव पड़ता है, क्यों ना शिक्षा को एक ऐसा सरल तरीका बनाया जाए कि बच्चों पर क्या है मानसिक और सामाजिक दबाव ना पड़े। ऐसे प्रयासों को दूर किया गया। इस शिक्षा बिना बोझ के मतलब सिर्फ ये नहीं था कि बस्ते के या उनके बैग के वजन को कम किया जाए, जबकि अन्य पहलू भी इसके साथ जुड़े थे। मैंने आपको एनसीएफ 2005 में ये सब पढ़ाया हुआ है। यदि हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो और भी पहलू थे, और ऐसा भी नहीं है कि उसमें ये नहीं था कि बैग जो बच्चों का बैग है उसके वजन को कम किया जाए, ये भी सम्मिलित था। बाल शिक्षा को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की रूपरेखा तैयार की गई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्माण के लिए 5 निर्देशक तत्वों का प्रस्ताव रखा गया। ये निम्न हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। यदि आप जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप आपने पढ़ा और हम उस क्रियाकलाप को आपके दैनिक जीवन से संबंधित कर दें, तो क्या है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यही तो था करके सीखने का नियम। जो आपको पढ़ाया जाए वो आपको क्या है प्रैक्टिकल भी कराया जाए और आपके उसे दैनिक जीवन से जोड़ दिया जाए। दूसरा क्या था कि जो रटने की प्रक्रिया है उसको क्या है बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाकर कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। परीक्षाओं को लचीला क्या ऐसे परीक्षाओं को एक ऐसे तरीके से लिया जाए जो कक्षा में गतिविधियां होती हैं और आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हैं, उन्हीं से संबंधित आपके ज्ञान को जांचने की प्रक्रिया हो। फोर्थ पॉइंट है प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित करने वाली भावी पहचान का विकास करना। अगला पॉइंट है ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिससे बच्चों को चहुमुखी विकास के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। पाठ्यचर्या जो कक्षा में जो चर्चा अध्ययन
पर जो चर्चा होती है वो क्या, केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो फिजिकल डेवलपमेंट का क्षेत्र क्या, स्नायुमंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी क्या शारीरिक विकास के अंदर आती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी क्या है, शारीरिक विकास के अंदर आती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। व्याख्या की नज़र डालें तो हम क्या है कि बालक के शारीरिक परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए विकास, अभिवृद्धि और परिपक्वता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि बच्चों में कोई शारीरिक वृद्धि होती है तो क्या है, उसको विकास भी नाम दिया जाता है। लेकिन विकास क्या है कि शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। अभिवृद्धि और परिपक्वता ये क्या है, ये सब किससे जुड़े हैं, शारीरिक विकास से भी जुड़े हैं। कोलसैनिक के अनुसार विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता और अधिगम ये शब्द उन शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं जिसका व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते समय अनुभव करता है। उपरोक्त प्रश्न में सभी विकल्प शारीरिक विकास से संबंधित हैं। तो ये क्या है, ये पूछा भी जा सकता है कि ये परिभाषा किसने दी, तो कोलसैनिक के अनुसार। हालांकि बहुत कम पूछे जाती हैं जो डेफिनेशंस हैं या फिर कहा जो जिसने कहा, क्योंकि इनका कोई खास महत्व नहीं होता। वो क्या है, बच्चे की नॉलेज देखते हैं कि उसको पढ़ाने का टीचिंग एप्टीट्यूड देखा जाता है कि इसका जो मानसिक विकास है वो कहाँ तक परिपक्व है, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए काबिल है या नहीं है। अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था, रॉस ने। ये जितनी भी यदि परीक्षाओं में अब तक 100 बार कोई पूछा गई है कि ये किसने कहा, तो क्या है, उनमें से कम 75 बार ये डेफिनेशन पूछी गई है। तो याद रखना परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न है,